नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नया बिंदु लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने रीट परीक्षा के लिए जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा होने जा रही है 25 फरवरी से, उसके लिए हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। ये मॉडल पेपर संख्या 1 है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो ये मॉडल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल आपको प्राप्त हो। मॉडल से संबंधित आपको बता देना चाहता हूँ कि जो L2 की जो परीक्षा है हिंदी की, तृतीय श्रेणी अध्यापक की L2 की जो परीक्षा है, उसमें हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। और हमने भी जो मॉडल है उन्हीं 60 प्रश्नों को लेकर बनाया गया है। और हिंदी में जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं से एक एक प्रश्न या दो दो प्रश्न, जिस प्रकार का बिंदु है उसको देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए प्रश्न उठाए गए हैं। गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हमने साथ में लेने का प्रयास किया है। और हिंदी 60 प्रश्न रहेंगे और 120 अंक की रहेगी, तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी तरह से हमने मॉडल बनाए हैं। इसी तरह से 60 प्रश्नों का जो मॉडल है उसकी पीडीएफ बिना उत्तर वाली आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। दूसरा, उसके एक दिन बाद उत्तर वाली टेलीग्राम भी भेज दी जाएगी और यहाँ पर उसको विस्तार से आपके सामने करवाया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो अपना नंबर है 63 771 24 802। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको मिल ही जाए, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। क्या प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मॉडल लंबा भी हो सकता है, और फिर भी हम कोशिश भी करेंगे कि ज़्यादा विस्तार से, कोशिश तो हम करेंगे प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या की जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय? संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, क्योंकि संधि में ही दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। समास में तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास में तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। उपसर्ग और प्रत्यय वैसे भी शब्द न होकर शब्दांश रहते हैं। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यह विशेषता ला देता है। और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगकर उसमें या तो विशेषता ला देते हैं या उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो जो वर्णों का मेल है वो संधि में ही होता है। आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है, रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? खुद ब खुद। आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है, तो खुद ब खुद जो है ये कौन सा सर्वनाम है? क्या पूछा गया है? सर्वनाम की कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? कौन सा सर्वनाम है? आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है, तो आप दे सकते हैं उत्तर। उत्तर है निजवाचक। निजवाचक जो सर्वनाम रहता है उसमें खुद ब खुद रहता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या कुछ आता है? आप, स्वयं, खुद, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग किसमें रहता है? निजवाचक सर्वनाम में रहता है। सर्वनाम की हम बात करते हैं तो सर्वनाम में बिल्कुल आसान सा है। प्रारंभिक जानकारी दे दूंगा मैं आपको थोड़ी सी कि सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक नंबर पर होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 2 नंबर पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर पर हमारे पास रहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पर हमारे पास रहता है संबंधवाचक सर्वनाम।
5 नंबर पर हमारे पास रहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पर हमारे पास होता है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से जो निजवाचक है सर्वनाम खुद ब खुद वाला, जो अपने आप के लिए होता है, स्वयं के लिए। जब हम अपने आप के कहते हैं कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा तो निजवाचक सर्वनाम, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा तो निजवाचक सर्वनाम, यह कार्य मैं आप कर लूंगा तो निजवाचक सर्वनाम। मतलब स्वयं को सम्मान देने के लिए जब हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या होता है, यह निजवाचक होता है। और इसी आप को हम दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, तब ये क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष। जैसे मैं कहूं कि आप यह कार्य कीजिए, ठीक है ना, आप यह कार्य कीजिए, तब ये आप क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जब मैं यह कहूं कि मैं अपने आप कार्य कर लूंगा या मैं आप कर लूंगा यह कार्य मैं आप कर लूंगा, तब ये आप क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को, पहली बात तो कौन से है, अवयव है, जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। अवयव की बात आती है तो अवयव किसे कहते हैं, अविकारी शब्दों को। किसे कहते हैं, अविकारी शब्दों को। आपको अगर आता है उत्तर तो आप दे दीजिए, मैं समझाता रहूंगा। अवयव अविकारी शब्दों को कहते हैं। अब शब्द की बात आती है तो शब्दों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। शब्द की बात आती है तो शब्द को हम 2 भागों में बांट देते हैं, विकारी और अविकारी। ये जो अविकारी है इसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब विकारी में क्या होता है, इसमें कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन आता है। अविकारी में क्या होता है, कारक, काल, लिंग, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। विकारी की बात करते हैं तो इसकी संख्या 4 मानी जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी की बात करें तो इसकी संख्या भी 4 मानी जाती है, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। 4 नंबर पर क्या है, विस्मयादि बोधक। अब अगर पूछा जाए कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है तो 4। अगर इसके साथ साथ 5वां पूछ लिया जाए निपात, कि निपात किस में आता है, विकारी शब्दों में या अविकारी में, तो फिर निपात आ जाता है। कहने से तात्पर्य है कि अगर निपात को भी ऐसे कहा जाए कि अविकारी शब्द नहीं है, इनमें से अविकारी शब्द नहीं है, अब बाकी 3 ये हो और सॉरी 1 ये हो और बाकी ये निपात भी आ रखा हो, तो निपात को भी अविकारी शब्द हम मान सकते हैं। और वैसे संख्या पूछी जाए तो हम 4 ही बताएंगे। तो यहां मैं बात कर रहा था विकारी और अविकारी। तो क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यहां पूछ रहे थे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति प्रकट करता है, तो इनमें से तो एक भी नहीं है अवयव। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यहां क्या है, निषेध बोधक, निश्चय बोधक, प्रश्न बोधक और स्वीकार बोधक। ठीक है, वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। पहली बात तो स्वीकृति से क्या आ जाता है, स्वीकार आ जाता है, उत्तर आ जाता है द। लेकिन ये नहीं है तो क्या है, ये क्या है, क्रिया विशेषण का एक भेद है। स्वीकार बोधक जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण का ही एक भेद है। किसका भेद है, क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं वो भी बता देना चाहता हूं। ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की बात, भेद की बात करते हैं तो पहला आता है प्रकार सूचक, ठीक है। दूसरा आता है निश्चय सूचक। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं, वो अगर क्रिया का प्रकार व्यक्त कर रहे हैं तो प्रकार सूचक शब्द होंगे, और निश्चय व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चय सूचक। तीसरा रहेगा अनिश्चय सूचक क्रिया विशेषण। फिर रहेगा चौथा स्वीकार सूचक क्रिया विशेषण।
पांचवा रहेगा निषेध सूचक क्रिया विशेषण, छठा रहेगा कारण सूचक क्रिया विशेषण, और 7 नंबर पर रहेगा अवधारण सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये है क्रिया विशेषण के 7 भेद। प्रकार सूचक, फिर निश्चय सूचक, अनिश्चय सूचक, फिर स्वीकार सूचक, फिर निषेध सूचक, पहले स्वीकार किया फिर निषेध किया, फिर उसका कारण पूछा, फिर अवधारण सूचक। स्वीकार सूचक की बात करें तो स्वीकार सूचक में कौन कौन से आते हैं, स्वीकार सूचक में कौन कौन से अवयव आते हैं या क्रिया विशेषण आते हैं। स्वीकार सूचक में आते हैं हाँ, जी, जी हाँ, अवश्य, ठीक। ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। हाँ, जी, जी हाँ, अवश्य, ठीक। ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है। किस प्रकार के क्रिया विशेषण है, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण है। कौन सा भेद है ये क्रिया विशेषण का, स्वीकार बोधक। हाँ, जी, जी हाँ, अवश्य, ठीक, स्वीकार बोधक। अर्थात जिसमें स्वीकृति प्रकट की जाए वो स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए ताकि हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा लेकर आ सकें। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को कहते हैं। मतलब कोई भाषा है और उस भाषा में क्या होता है कि बहुत से शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि यही भाषा की इसी पर जो भाषा का विकास निर्भर करता है, और सबसे अधिक विकसित वही भाषा मानी जाती है जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्द को अपने आप में समाहित करने की क्षमता हो। तो किसी भाषा में क्या है, उसकी मूल भाषा के शब्दों को कहते हैं। तो मूल भाषा के शब्दों की बात करें तो हम लेते हैं हिंदी की बात। हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। तो मूल भाषा के शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब तत्सम क्या होता है ये भी बता देना चाहता हूं कि जो शब्द है उन्हें उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है लगभग। ठीक है, एक आता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और 4 नंबर पर विदेशज। तत्सम क्या होते हैं, तत्सम वे शब्द जो उसकी मूल भाषा में जैसे है वैसे के वैसे ले लिए जाते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो जैसे थे वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, और ये शब्द जो है हिंदी के स्वयं के माने जाते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। देशज जो स्थानीय बोलियां हैं उनके शब्द जो हमने हिंदी भाषा में ग्रहण किए हैं वो देशज कहलाते हैं। विदेशज वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने अपनी बोली में ग्रहण कर लिए हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया तो रेल और गाड़ी, रेल को हमने कर लिया, या स्कूल को हमने कर लिया, ट्रेन को, ट्रेन का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से लाइट का हम प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो विदेशी भाषा के चाय है, चीनी है, ये सारे भी विदेशी भाषा के शब्द हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है। विदेशी भाषा में अरबी, फारसी, जर्मनी, चीनी, जापानी, ठीक है ना, ये सारे लोटा हुआ, ये सभी क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हमने ग्रहण कर लिया। जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं वो विदेशज कहलाते हैं। तो यहां क्या रहेगा, उत्तर हमारा तत्सम रहेगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 है हिंदी की मूल भाषा है। इसका उत्तर मैं पहले बता ही चुका हूं, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा क्या है, उत्तर है द संस्कृत, कोई समस्या नहीं है। उपसर्ग और उसके अर्थ का असंगत क्रम छांटिए। उपसर्ग और उसके अर्थ का असंगत क्रम छांटिए। देख लीजिए, प्र का अधिक, उत्कर्ष और विशेष। प्र का क्या है, अधिक, उत्कर्ष और विशेष। प्र का क्या है, अधिक, उत्कर्ष और विशेष। आ का क्या है, प्र का अधिक, उत्कर्ष और विशेष, बिल्कुल सही है। आ का क्या होता है, पूर्ण, विपरीत, तक, ये भी ठीक है। नी का क्या है, नियंत्रण, निश्चय, विशेष, बिल्कुल सही है। निस का क्या है, कठिन, बुरा, विपरीत। कठिन, बुरा, विपरीत, ये नहीं होता। निस का क्या रहता है,
उत्तर है द। असंगत, ये भी ध्यान रखें, असंगत के गोला लगा ले। निष्का क्या होता है? निष्का क्या रहता है? निषेध रहित बिना। निष्का क्या होता है? निषेध रहित बिना, ये अर्थ रहते हैं उपसर्ग और उसके अर्थ। निष् का क्या अर्थ रहता है? निषेध बिना और रहित। फिर आता है जनाब किस भाषा का शब्द है? जनाब जो है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, पुर्तगाली का या तुर्की का? जनाब किस भाषा का शब्द है? जनाब जो है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। फिर चलते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? लोकोक्ति का अर्थ है बेशर्म होना, प्राप्ति का आवश्यकता से बहुत कम होना। ये तो नहीं हो सकता, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। लज्जा रहित व्यक्ति का और बेशर्म हो जाना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी का दोष किसी पर मंडना नहीं। अब देखो, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? उतर गई लोई मतलब बेशर्म होना या लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना। अब देखो, बेशर्म होना एक अलग बात है, लेकिन उतर गई लोई मतलब लज्जा रहित, जिसकी लज्जा चली गई है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्ति बेशर्म हो जाता है। तो उत्तर रहेगा स, ये नहीं रहेगा। ठीक है ना? अगर ये नहीं हो तो ये भी चल जाएगा, लेकिन ये है तो वो नहीं चलेगा। कलम शब्द का बहुवचन होगा। कलम शब्द का बहुवचन रूप होगा ए, बै, स या फिर द। कलमे, कलमा, ए व बै दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। कलम शब्द का बहुवचन रूप होगा। कलम शब्द का बहुवचन रूप होगा। कलम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कलम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका भी एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर अकारांत या आकारांत एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों में, ठीक है ना? अकारांत या आकारांत एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कलम का, कलमे, दाल का, दालें, कविता का, कविताएं, बाला का, बालाएं, कथा का, कथाएं। ठीक है? अब देखो, कलम का, कलमे, दाल का, दालें, कविता का, कविताएं, बाला का, बालाएं, कथा का, कथाएं। इस तरह से क्या है कि अकारांत या आकारांत। अब अकारांत क्या होता है? जो ऐसे अंत हो, जैसे कलम किससे हुआ है? ऐसे अंत हुआ है। दाल किससे? ऐसे, तो ये अकारांत शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जो कविता है आ से, बाला आ से, कथा आ से, ये आकारांत शब्द है। अर्थात वे शब्द जो ए पर समाप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकारांत। और जो आ पर समाप्त होते हैं वो कहलाते हैं आकारांत। मतलब आ से अंत या जिनका ए से अंत हो। अर्थात अकारांत या आकारांत एक वचन स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनमें ए लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कलम का कलमे हुआ, दाल का दाले हुआ, बहन का बहने हुआ, गाय का गाय हुआ। ठीक है ना? इस तरह से बनाए जा सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है।
तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। लड़के थक गए थे, लड़के थक गए थे। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। अब देखो हेतु हेतु मत भूतकाल, बाकी चीजें छोड़ दो। अब हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है, तो हेतु हेतु मत भूतकाल जो है वो सबसे आसान है, परीक्षा में भी पूछा जाता है और सबसे आसान भी यही है। कैसे आसान है? हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, कोई न कोई शर्त रहती है। कोई कार्य जो भूतकाल में होने वाला है या नहीं होने वाला, तो उसके पीछे एक कारण रहती है, एक कारण रहता है, एक कारण या एक शर्त रहती है कि उस कारण की वजह से वो नहीं हुआ या उस शर्त को आप पूरा करोगे तो वो कार्य हो जाएगा। जैसे यहां देखो, लड़के थक गए थे, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। मतलब भूतकाल की बात है, भविष्य की नहीं, भूतकाल की बात है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब मेरा काम बना नहीं, तुम आए नहीं इसलिए मेरा काम बना नहीं। तो यहां शर्त होगी, तुम आने की शर्त हुई, तो ये हो सकता है। लड़के थक गए थे, कोई शर्त है? नहीं है। इस साल बारिश होने की संभावना है, संभावना में तो वैसे ही भविष्य काल आ गया, तो इसमें भी शर्त नहीं है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, इसमें कोई शर्त है? नहीं शर्त है, तो उत्तर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। अब हेतु हेतु मत भूतकाल की बात बता दूं कि इसमें क्या रहता है, हेतु हेतु मत भूतकाल में, ये हेतु हेतु मत भूतकाल जो है भविष्य काल का भी भेद है। किसका? भविष्य काल का भी भेद है। उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर ये है कि जैसे इसमें है ना, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, उसी तरह वो भविष्य की बात रहती है, तुम आओगे तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब सारी बातें भविष्य पर, शर्त इसमें भी है लेकिन सारी बातें भविष्य पर टिकी हुई है कि तुम आओगे तो भविष्य में, तुम आओगे तो भविष्य में मेरा काम बन जाएगा। तो हेतु हेतु मत भूतकाल जो है ये दोनों का भेद है। किसका? भूतकाल का भी भेद, हेतु हेतु मत जो है वो 2 का भेद है, भूतकाल का भी और उसके अलावा भविष्य काल का भी। भूतकाल में क्या होती है, जो शर्त रखी होती है वो भूतकाल की रखी होती है, कार्य भी भूतकाल में ही संपन्न होना था। और भविष्य काल में क्या है, शर्त जो है वो भविष्य की रखी होती है और कार्य में भविष्य में संपन्न होना होता है। प्रश्न संख्या 11, समास में कितने पद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, जिनका नाम क्या रहता है? जिनका नाम रहता है पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे रसोई घर है, रसोई घर है, ठीक है, रसोई इसमें क्या है? पूर्व पद है, और घर इसमें क्या है? उत्तर पद है, या प्रथम पद कह सकते हैं और इसे द्वितीय पद भी कह सकते हैं। इसके आधार पर भी समास के भेद किए गए, पदों के आधार पर भी समास के भेद किए गए हैं। इस आधार पर हम माने तो जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययभावी समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास। पदों के आधार पर अगर हम भेद करते हैं तो जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं होते वो होता है बहुव्रीहि समास, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो पदों के आधार पर ये किए जा सकते हैं। वैसे समास के 6 भेद माने जाते हैं। इसके अलावा कर्मधारय समास हो जाता है और एक द्विगु समास भी हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ है। अजनबी की इज्जत होती है, अपने घर में ही इज्जत होती है, अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता। ढोंगी आदमी, अब अजनबी की इज्जत होती है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, तो घर का जोगी जोगना, यहां तो अजनबी आन गांव का सिद्ध, आन गांव का सिद्ध, तो ये तो ठीक है कि अजनबी की इज्जत होती है, लेकिन घर का जोगी जोगना कहा गया इसलिए ये नहीं है। अपने घर में इज्जत होती है, ये भी नहीं है। अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता, मतलब घर का जोगी, घर का जोगी, घर में अगर जोगी मतलब सम्मानित व्यक्ति है तो वो माना नहीं जाता, और दूसरे गांव का जो है उसे सम्मान दिया जाता है। तो अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता, ठीक है ना।
इसके बाद ढोंगी आदमी, ये भी नहीं है, उत्तर है स। प्रश्न संख्या 13, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसके आगे भेद होते हैं, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के आगे हमने क्या किया जाता है? उनके बारे में उनके नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार उनको हम फॉलो करते हैं। अर्थवान संज्ञा नहीं होती, अर्थवान संज्ञा नहीं होती है, अर्थवान संज्ञा नहीं होती है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अ व ब दोनों। तो कौन सी संज्ञा जो है वो अर्थवान नहीं होती है? कौन सी संज्ञा अर्थवान नहीं होती है? तो आपको बता देना चाहता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अर्थवान नहीं होती है। ये याद करने वाली बात है, डॉक्टर का गुरु कामता प्रसाद में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सभी जानते हैं। अर्थवान क्यों नहीं होती है? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है और नाम कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रमेश का नाम अगर तुम ने दीपेश रखा होता तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। रमेश का नाम अगर तुम लोगों ने दीपेश रख दिया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संजय का नाम अजय रख दिया तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे लड़का है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का के लिए तुम लड़की शब्द का प्रयोग करने लग जाओ, क्योंकि एक विशेष प्रकार की जाति होती है, इसमें एक अर्थ निहित होता है कि लड़का अर्थात ये जो पुल्लिंग रहेगा वो, ठीक है ना, उस तरह से। और भाववाचक होता है, भाव का भी विशेष अर्थ रहता है। तो इन सब को आप बदल नहीं सकते। क्रोध के लिए आप अपनी तरफ से क्रोध के लिए मतलब खुशी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भी आप कहो कि किसी ने क्रोध शब्द का प्रयोग किया था तो क्रोध की जगह अगर वो खुशी भी कर लेता तो कोई समस्या नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध का एक अलग भाव है कि जो भाव बनते हैं जिनका अर्थ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थवान संज्ञा जो नहीं है वो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब पूछा जाए कि अर्थवाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जो है वो अर्थवान संज्ञा है। अब आता है प्रश्न संख्या 15, क्या है? उजाला, अंधेरा, सफाई, बहाव, चढ़ाई इत्यादि शब्दों में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अ व ब दोनों या भाववाचक? उजाला, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुब्रीहि समास है? निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो बहुब्रीहि समास का है? कविवर, नरोत्तम, कविराज। कविवर, नरोत्तम, कविराज। तो कविवर कौन सा है? कवियों में वर, कवियों में वर। तो कवियों में वर ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, ठीक है। तो कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है? नरोत्तम, नरों में उत्तम, यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। यह भी क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। पंजाब, पंज आब अर्थात 5 नदियों का समूह। पंज होता है 5 और आब होता है पानी, 5 पानियों का समूह है। तो क्या पंजाब, तो ये क्या है? पंजाब, जहां 5 नदियां मिलती है, 5 पानी मिलते हैं, उसे क्या कहा जाना चाहिए? पंजाब कहा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब क्या एक क्षेत्र के लिए रूढ़ हो गया, जो भी रूढ़ हो गया। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होने के बाद जो रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, वो सारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। पंजाब जो है एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है, इसके बारे में आगे प्रश्न आ जाएगा उसमें बताऊंगा। तो पंजाब जो है वो उत्तर है बहुब्रीहि समास। कविराज क्या है? ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। कवियों में राजा, कवियों में राजा, अधिकरण तत्पुरुष समास। 17 कुलसन अपना कार्य, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा लेट हूं। कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है, कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है। रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में क्या है? सर्वनाम है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो कौन सा रहेगा? निजवाचक। मैं पहले इसके बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 18। वे यौगिक शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं कहलाते हैं। इसमें अपने क्या रखेंगे कि एक थोड़ा सा क्रम रखेंगे। क्रम क्या रखेंगे कि प्रत्येक मॉडल के अंदर प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या हम नहीं करेंगे। हम क्या, ये थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा कि प्रत्येक मॉडल में कुछ प्रश्नों की मैं व्याख्याएं कर दूंगा। उससे क्या है कि प्रश्न जो मॉडल पेपर है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कुछ करने से क्या होगा कि जिन प्रश्नों की प्रथम मॉडल पेपर में मैंने व्याख्या की है, मतलब जिन विषयों की, प्रश्न से तात्पर्य क्या होता है, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न है उनकी व्याख्या करने की बजाय एक में करने की बजाय एक में नहीं किया तो दूसरे में कर देंगे। इस तरह से एक तारतम्यता बना लेंगे जिससे समय का भी, हमारे समय भी जो है खराब नहीं होगा। वे यौगिक शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं कहलाते हैं।
वे यौगिक शब्द, कौन से शब्द? यौगिक शब्द। पहली बात, जो क्या हो गए? विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। किसके लिए? विशिष्ट अर्थ के लिए। किसके लिए हो गए? विशिष्ट अर्थ के लिए क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं, तो कहलाते हैं रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या योग रूढ़ शब्द। अब कहते हैं वे यौगिक शब्द विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, तो रूढ़ देखते ही आप क्या करोगे? रूढ़ उत्तर करोगे। रूढ़ देखते ही आप क्या करोगे? कि रूढ़ हो गए, मतलब वो शब्द रूढ़ कहलाते हैं। नहीं, ये आपका गलत रहेगा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या योग रूढ़ है, लेकिन इसने क्या कहा? यौगिक शब्द। यौगिक और रूढ़ दोनों है तो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द, योग और रूढ़ दोनों है तो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। योग रूढ़ शब्द की बात करें तो जैसे कि रचना के आधार पर हम शब्दों की बात करें, जैसे हम पहले कहा था तत्सम तद्भव जो है वो किसके? उत्पत्ति के आधार पर हमने भेद बांटे थे। अब क्या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, किसके आधार पर? रचना के आधार पर, कि शब्द की जो है रचना कैसे हुई है। पहले अपने उत्पत्ति पढ़ी थी, तो रचना किस प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द, और तीसरे होते हैं दूसरा होता है यौगिक शब्द। दूसरे रहते हैं यौगिक शब्द और तीसरे रहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरे यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो पहले थे वैसे के वैसे, जैसे मान लो पहाड़ है, नदी है, तालाब है, झरना है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे, जैसे गाय है, भैंस है, तालाब है, ये सारे क्या है? रूढ़ शब्द है, जो पहले से ही इसका निर्माण किसने किया, कैसे हुए, ये कोई मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या देखते हैं 19। क्या है प्रश्न संख्या 19? प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? प्रतिशत, भावपूर्ण, एक एक, और निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? प्रतिशत, भावपूर्ण, एक एक और घड़ी घड़ी। प्रतिशत, भावपूर्ण, एक एक और घड़ी घड़ी, कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो इसमें से है, कौन सा है तत्पुरुष समास? बै। उत्तर है हमारा बै, भावपूर्ण, भाव से परिपूर्ण। कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है भाव से परिपूर्ण। बाकी प्रतिशत, एक एक और घड़ी घड़ी, प्रतिशत, एक एक और घड़ी घड़ी, ये तीनों कौन से समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है तीनों। ठीक है, प्रतिशत प्रथम पद अवयव हो वो क्या कहलाते हैं? अवयव भाव समास। फिर एक एक, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे एक एक, घड़ी घड़ी, वो भी तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे इनमें देख रखा है योजक चिन्ह का प्रयोग, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग और जो दोनों शब्द जो है वो समान हो, वो होते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता हुआ, अच्छा बुरा हुआ, दिन रात हुआ, दोनों शब्द जो होते हैं वो समान रहते हैं, उनमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, वो द्वंद्व समास होते हैं। और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहां अव्ययीभाव समास होता है। और जहां प्रथम पद प्रधान होता है वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जहां प्रथम पद अव्यय होता है वो भी क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। क्या है प्रश्न संख्या 20? प्रश्न संख्या 20 है, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि अपने जो मॉडल पेपर है वो 60 प्रश्न है, इसलिए हम लोग कुछ प्रश्नों की व्याख्याएं करेंगे, कुछ प्रश्नों की हम व्याख्याएं नहीं करेंगे, क्योंकि सभी की व्याख्याएं करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके। इस वाक्य में वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके, ताकि जीत सके, इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? स्वरूप बोधक। पहली बात तो ये है कि ये क्या है? अव्यय है। अव्यय भी कौन सा है? समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक का इनमें से कोई एक भेद है। ये जो अव्यय है वो समुच्चय बोधक का ही एक भेद है, या तो स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक या उद्देश्य बोधक। कौन सा है इनमें से? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक या उद्देश्य बोधक, कौन सा है इनमें से? ये समुच्चय बोधक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें कौन सा है? उद्देश्य बोधक। कौन सा समुच्चय बोधक है? उद्देश्य बोधक। समुच्चय बोधक की बात करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव, अवयव की जब बात करते हैं तो अवयव की संख्या 4 मानी गई है। क्रिया विशेषण
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक 4 मानी गई है। अगर 5वां निपात भी पूछ लिया जाए तो वो भी माना जाएगा। अब 4 अवयव होते हैं कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब बात आती है समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं? वे अवयव जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों, 2 उपवाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, वे अवयव क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अर्थात वे अवयव जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों और 2 उपवाक्यों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इस आधार पर समुच्चय बोधक अवयव को 2 भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है समान अधिकरण, समान का मतलब होता है समान, अधिकरण अर्थात आधार। समान आधार पर जो 2 वाक्यों को समान आधार पर विभाजित करते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और जो 2 को व्यधिकरण, विअधिकरण, विशेष अधिकरण, विशेष आधार पर अलग करते हैं, किसी विशेषता के आधार पर दोनों वाक्यों को अलग करते हैं, वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक की बात करते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। और जब हम बात करते हैं व्यधिकरण की तो व्यधिकरण के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक और संकेत बोधक। कौन कौन से आते हैं? कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक और स्वरूप बोधक। ये जो 4 भेद हैं, ये 4 भेद किसके हैं? ये है व्यधिकरण। हालांकि मैं सभी की बताना नहीं चाहता व्याख्याएं, लेकिन जबरदस्ती मुंह से निकलता जाता है। समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के ये 4 भेद हैं, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक और उद्देश्य बोधक। उसमें से उद्देश्य बोधक का ये उदाहरण है। किस बोधक का? उद्देश्य बोधक का ये उदाहरण है। उद्देश्य मतलब जिसमें कोई उद्देश्य रहता है, अर्थात कोई लक्ष्य रहता है। क्या है? वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके। तो क्या है लक्ष्य? क्या है? जीतना। लक्ष्य क्या है? जीतना। जिसमें कोई लक्ष्य रहता है, लक्ष्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21, संगत पर्यायवाची है, संगत पर्यायवाची युग्म छांटिए। कर्ण, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, शक्र। ठीक है, कर्ण के ये दे रखे हैं, कटी के दे रखे हैं, कमजोर के दे रखे हैं, अधीर के दे रखे हैं। इनमें से आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले तो आप नोट करोगे कि संगत, आपने सिर्फ संगत देखनी है, असंगत को आपने निकाल देना है। तो आप संगत देख लीजिए कौन कौन से हैं। संगत को आपने छांटना है कि कौन सा है संगत। ठीक है, तो संगत की बात करते हैं तो अधीर जो है इसके आकुल, आतुर, बाजी ये सभी सही है। आकुल, आतुर, बाजी ये सभी सही है। अब जब हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण का सूर्यपुत्र, सूतपुत्र बिल्कुल सही है, सूर्यपुत्र। लेकिन शक्र किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। शक्र किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। तो कर्ण, कर्ण के कौन कौन से पर्यायवाची रहते हैं? सूर्यपुत्र रहता है, क्योंकि सूर्य से उत्पन्न हुआ था इसलिए सूर्यपुत्र। फिर क्या आता है? सूर्य के बाद जो कर्ण है वो किसके घर में जन्म लिए थे? सूत के, मतलब पाला उसको किसने था? सूत ने पाला था, तो सूत पुत्र। और जो पालने वाली माता थी उसका क्या नाम था? राधा, तो राधे भी कहा जाता है उसको। जो दुर्योधन था उसने उसको क्या बनाया था? अंग देश का राजा बनाया था, इसलिए उसे अंगराज भी कहा जाता है, उसे अंगराज भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? उसके नाम है। किसके? कर्ण के नाम है। अपने कर्ण की विशेषताओं के अनुसार उनके नामों के पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, उसके बाद राध्य, उसके बाद अंगराज है, ये सभी के सभी क्या है? इसके पर्यायवाची है। कटी, कटी की जब हम बात करते हैं तो कमर, मध्यंक, लंक, श्रोणी। कमर, मध्यंक, लंक और श्रोणी। कमजोर की जब हम बात करते हैं तो दुर्बल, निर्बल, शक्तिहीन, बलहीन, असमर्थ, ये सभी इसके पर्यायवाची रहते हैं। चलो आगे चलते हैं 22 नंबर पर।
अपूर्ण 22 आगे का अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इनमें से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल का पत्थर मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। आप अपना जो उत्तर है वो दे दीजिए, मैं अभी उत्तर निकाल देता हूं। पत्थर मिल गया था, पत्थर मिल गया था, क्या चाहिए? अपूर्ण भूतकाल चाहिए। पत्थर मिल गया था मतलब पूर्ण भूतकाल, ये बहुत पहले की बात हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल। बालक सो रहा था मतलब है तो भूतकाल की बात, लेकिन जब ये हुई थी, जब मतलब देखा था बालक को, पुरानी बात, अब तो वो सो गया होगा, तब वो काम हो रहा था मतलब सोने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। बात भूतकाल की है, लेकिन सोने का कार्य तब पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए ये जो क्या रहेगा? अपूर्ण भूतकाल रहेगा, अपूर्ण भूतकाल। तो उत्तर हमारा ये है, अपूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी, होगी मतलब अभी, तो ये है वर्तमान संदिग्ध है, पता नहीं है हुई है कि नहीं, तो वर्तमान संदिग्ध कह सकते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्षा हुई थी का मतलब बहुत पुरानी बात है, पूर्ण भूतकाल। अतः उत्तर हमारा ब है, बालक सो रहा था, बालक सो रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह नहा रहा था, वह खा रहा था, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 23 क्या है। प्रश्न संख्या 23, पार्वती का पर्यायवाची है, कौन सा है? अजर, शरीर, गिरिजा और गोरस। तो पार्वती का पर्यायवाची है गिरिजा। पार्वती के पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं तो पार्वती के पर्यायवाची है अंबा, अंबिका, गौरी, गिरिजा, शंकरा, शिवानी, रुद्राणी, भवानी, शैलजा, शैलसुता, ये सारे क्या रहेंगे? उसके रहेंगे अपर्णा, ये सारे क्या रहेंगे? और शिवा भी पर्यायवाची। अब देखो पर्यायवाची, अब पर्यायवाची की जब याद करते हैं तो कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं बड़ी आसानी से ही याद हो जाते हैं। जब पर्यायवाची का बिंदु आएगा तो आपको इसी तरह से याद करवाएंगे कि अंबा, अंबिका, गौरी, अंबा, अंबिका, अंबा, अंबिका बड़ा आसान है। फिर गौरी, गिरिजा, गौरी, ठीक है ना, गौरी किसको कहते हैं? हम सभी जानते हैं, पार्वती को कहते हैं गिरिजा, ठीक है ना, गिरि से जन्म लेने वाली। शिवा, शिव की पत्नी। शंकरा, शिव की पत्नी। शिवानी, शिव की पत्नी। भवानी, ठीक है ना, और रुद्राणी, रुद्र की पत्नी। और शैलजा मतलब पत्थर, जो क्या बोलते हैं, पहाड़ की पुत्री। शैलसुता, पहाड़ की पुत्री। अपर्णा, अपर्णा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए जब भक्ति की थी तो इन्होंने मतलब पत्तों का भी सेवन नहीं किया गया, पत्तों का भी सेवन नहीं किया था। पर्ण मतलब पत्तों का भी सेवन नहीं किया था, तब इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। तो ये किसके हैं? गौरी के पर्यायवाची, पार्वती के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या है। प्रश्न संख्या 24, यह गाय किसकी है? यह गाय किसकी है? वाक्य में विशेषण है ए सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक। अब आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं उत्तर निकाल दूंगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक बिल्कुल नहीं आएगा। अनिश्चयवाचक यह और ये हमेशा किस में आता है? निश्चयवाचक में आता है, अनिश्चयवाचक बिल्कुल नहीं। संख्या कोई है नहीं इसलिए संख्यावाचक बिल्कुल नहीं। यह गाय किसकी है? गुण कोई है नहीं। गुण में कौन से आते हैं? अच्छा, बुरा, काला, नीला, पीला, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे गुणवाचक आते हैं, तो गुणवाचक कोई है नहीं। अब आता है पीछे बचता है सार्वनामिक, तो बिल्कुल ये सार्वनामिक विशेषण ही है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है वह भी मैं आपको बता देता हूं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि सर्वनाम जो होते हैं वो किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह किसकी है,
ठीक है ना, यह किसकी है। तो यह किसकी है जब मैं ऐसे कहता हूं तो यह क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, क्योंकि मैं किसी वस्तु विशेष के लिए या किसी जीव प्राणी के लिए कह रहा हूं कि यह किसकी है। मतलब अगर पुस्तक है तो मैं कह रहा हूं यह किसकी है, मतलब यह किसके लिए आया है, संज्ञा के स्थान पर आया है। वो संज्ञा क्या हो सकती है, गाय भी हो सकती है, वो पुस्तक भी हो सकती है, ठीक है, वो अन्य कोई वस्तु विशेष हो सकता है, ठीक है। यह जब सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा के साथ आ जाए, जब वही सर्वनाम संज्ञा के साथ आ जाएं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आए हैं, संज्ञा के स्थान पर नहीं आए। अब यह गाय किसकी है, यह गाय किसकी है, यहां जो यह है यह किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है, यह तो इस संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आया है कि यह गाय किसकी है। मतलब यह गाय वो गाय नहीं, ये गाय नहीं, इधर वाली गाय नहीं, उधर वाली कोई गाय नहीं, सिर्फ यह गाय, इस गाय, यह गाय किसकी है, तो यह संज्ञा है। और संज्ञा के साथ अगर कोई सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब आता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द बहुत बड़ा ध्यान रखना है, इस मामले में गड़बड़ ना हो जाए। क्या चाहिए, शुद्ध शब्द चाहिए। कभी शुद्ध पूछा जाता है, कभी अशुद्ध पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। तो यहां पूछा गया है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द की जब बात करते हैं तो कौन कौन से हैं आपके सामने है, ए, बै, से, द। इनमें से कौन सा है जो शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो जब हम बात करते हैं परीक्षित, जब हम बात करते हैं परीक्षित की, तो परीक्षित में क्या रहेगा, परीक्षित में क्या होता है, परीक्षित तो ऐसे, आप अपना उत्तर दे दीजिए, परीक्षित। परीक्षित तो ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यह तो अशुद्ध है। ब्रह्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा ऐसे लिखा जाता है, यह भी अशुद्ध है। बीमार की बात करते हैं तो बीमार में भी बड़ी मात्रा आती है, बीमार, तो यह भी अशुद्ध है। पीछे बचता है यह प्रत्यर्पण, तो यह शुद्ध है। कौन सा, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण कौन सी है, यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, यह से पहले यण संधि, यण संधि यह और वह की संधि होती है। यण संधि क्या होती है, यह और वह की संधि होती है। यह और वह की संधि में क्या होता है कि जहां कहीं भी आप यह देखो, जहां कहीं भी आप वह देखो, और उससे पहले कोई भी आधा अक्षर देखो, जहां कहीं भी आप यह देखो, जहां कहीं भी आप वह देखो, और उससे पहले अगर कोई आधा अक्षर आया है, आधा वर्ण आया है, तो वहां कौन सी होने के चांस रहते हैं, अधिकतर यण संधि होने के चांस रहते हैं। जय हिंद, लगे रहो साथियों, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, क्योंकि अगर आप 26 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो पसंद आ रही है तो आप याद करके लाइक का बटन दबा दीजिए। और अभी पूर्णतः मनोयोग के साथ, एकाग्रता के साथ आप सिर्फ वीडियो देखिए, उसके बाद आप अगर चाहें तो इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्ञान को बांटता जरूर है। तो आप कितने के ज्ञानी हैं इसी से आपका पता चलेगा। यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित पद में विशेषण है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो रेखांकित पद में विशेषण है। परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक देखते हैं, आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं उत्तर निकाल देता हूं। परिमाणवाचक, तो परिमाण की तो कोई बात ही नहीं है। परिमाण में क्या होता है, या तो माप होता है या तोल होता है। परिमाणवाचक जो विशेषण है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित की बात करते हैं तो उसमें कोई निश्चित संख्या होती है, परिमाण मतलब मापा या तोला जा सके, या तो मीटर में होती है या किलो में होती है, ठीक है। अब वो पूर्णता होती है, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1 क्विंटल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो ये सारे क्या हुआ, परिमाणवाचक। कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। और अगर हो कि एक कुछ चाय, कुछ पानी, कुछ मीटर, कुछ लीटर, ठीक है ना, कुछ किलो, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो परिमाण की इसमें कोई संख्या नहीं है तो परिमाणवाचक तो नहीं हो सकता। संख्यावाचक कोई संख्या है नहीं। संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में कोई निश्चित संख्या रहती है, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, चौथ, 5, ये सारे। और उसके अलावा अगर अनिश्चित की बात करें तो कुछ, कितना, कुछ,
थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सारे अनिश्चित में रहते हैं क्योंकि उनकी कोई संख्या नहीं रहती। संख्या कोई है नहीं, संख्यावाचक भी नहीं है। निश्चयवाचक या कोई नहीं, तो निश्चयवाचक है कि यह जब मैंने पहले कहा था कि यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक में आता है, तो यह निश्चयवाचक है, रेखांकित पद निश्चयवाचक है। लेकिन पूछा क्या गया है? विशेषण पूछा गया है। तो क्या यह विशेषण, ये क्या है? सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? यह सर्वनाम है। और सर्वनाम तब विशेषण बनता है जब वो किसी संज्ञा के साथ आता है। किसके साथ आता है? संज्ञा के साथ। लेकिन इसके साथ कोई संज्ञा नहीं है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। सॉरी, सर्वनाम जो होता है वो तब विशेषण बनता है जब संज्ञा के साथ आता है। अगर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। तो ये क्या है? यह जो है ये किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या, यह क्या है? यहां सर्वनाम है। अर्थात उत्तर है कोई नहीं। अर्थात उत्तर है कोई नहीं। यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, मतलब यह जो इशारा किया वो किसकी तरफ किया है? पुस्तक की तरफ किया है। और यह किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए आया है। पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पूछा क्या है? विशेषण, तो ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। अगर यहां आता मेरी काट दिया जाता और यहां आता कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो फिर ये क्या हो जाता? सर्वनामिक विशेषण हो जाता। देखते हैं प्रश्न संख्या 27 क्या है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? बताइए आप। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? गर्भिणी, गाभिन, तीक्ष्ण, तीखा, जंगा, जरगा, दुग्ध का दूध। तत्सम तद्भव कौन से शब्द है? तत्सम और तद्भव शब्द है। तत्सम और तद्भव शब्द। ये भेद किसके अनुसार है? उत्पत्ति के अनुसार। शब्द की उत्पत्ति के अनुसार उसके कितने भेद किए गए हैं? शब्द की उत्पत्ति के अनुसार उसके भेद किए गए हैं। एक आता है तत्सम, दूसरा तद्भव। पहला है तत्सम उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। ठीक है, ये चार भेद किए गए उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम मूल शब्द जो होते हैं, अगर हिंदी की बात करते हैं तो संस्कृत के वे शब्द जो जैसे के जैसे, वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए लिए जा रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, और ये हिंदी भाषा के अपने शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द है, स्थानीय बोलियों के जो शब्द है, उनको जब हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं हिंदी में तो वो देशज कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे जो चीनी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, जर्मन भाषा है और फ्रेंच भाषा है, उनके शब्दों को, अरबी, फारसी जो भी है उनके उन भाषाओं के शब्दों को जब हम हमारी हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो वो विदेशज कहलाते हैं। तो बताइए इनमें से तत्सम और तद्भव। गर्भण और गर्भिणी सही है। तीक्ष्ण और तीखा, गर्भिणी क्या है? तत्सम शब्द है। और गाभिन क्या है? तद्भव, बिल्कुल सही है। ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है। तीक्ष्ण ये क्या है? बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। और ये तीखा क्या है? तद्भव है, बिल्कुल सही है, हिंदी का शब्द है। जंगा क्या है? तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। और जरगा क्या है? ये कोई शब्द नहीं है। तद्भव शब्द जंगा का क्या आता है? जांग। तो क्या पूछा था? कौन सा अशुद्ध है? ध्यान लगाना जरूरी। अशुद्ध शब्द क्या पूछा था? अशुद्ध पूछा था। अशुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर हमारे पास आता है स। उत्तर हमारे पास स आता है। कौन सा उत्तर आता है? स आता है। जंगा का क्या होगा? जांग होगा। जंगा का क्या होगा? जांग। दुग्ध का दूध, दुग्ध क्या है? संस्कृत शब्द है। और दूध क्या है? हिंदी शब्द है, दुग्ध और दूध। ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। क्या है प्रश्न संख्या 28? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? ध्यान रखना क्या पूछा है? अशुद्ध। क्या पूछा है? अशुद्ध है। जामाता, न्योछावर, अधीन, गायिका। जामाता, न्योछावर, अधीन, गायिका। जामाता बिल्कुल शुद्ध है। न्योछावर नहीं, यह अशुद्ध है। न्योछावर में एक मात्रा लगती है, न्योछावर।
उत्तर यही है, अधीन बिल्कुल सही है, अधीन। गायिका बिल्कुल सही है। तो उत्तर है हमारे पास न्योछावर में एक मात्रा लगेगी न्योछावर, बाकी सभी शुद्ध है। फिर आता है इनमें भाववाच्य से संबंधित, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। वाक्य के बारे में मैं पहले बहुत अधिक बता चुका हूं, तो मैं सिर्फ इतने बताना चाहूंगा, यहाँ उत्तर बताऊंगा सिर्फ। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। भाववाच्य वाच्य के बारे में 2 क्लासें हो चुकी है, एक टेस्ट भी हो चुका है और एक घंटे की क्लास है वाच्य में, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। और उपसर्ग और उसके अर्थ का असंगत क्रम छांटिए, उपसर्ग और उसके अर्थ का असंगत क्रम छांटिए। उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जब हम देखते हैं तो उनके अर्थ भी दिए होते हैं। तो ए में देखिए दुर का कठिन बुरा विपरीत बिल्कुल सही है। दुर का जो और ढूंढना क्या है यह भी ध्यान लगा लें, असंगत अपने को ढूंढना है कि असंगत कौन सा है। दुर का क्या है, कठिन बुरा विपरीत बिल्कुल सही है, आप अपना उत्तर दे दीजिए, ठीक है। दूसरा है अनु का, अनु का पीछे समान असादृश्य बिल्कुल सही है। उप का पास सहायक गौण नहीं, यह सही नहीं है। परी का चारों ओर अधिक और पास, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर है हमारे पास स जो है वह असंगत है, तो स का क्या रहेगा, स का उप के क्या रहेंगे, उप के रहेंगे उप का क्या रहेगा, उप का रहेगा समीपता, उप का क्या रहेगा समीपता, और हाँ सहायता और गौण, ये उप के रहेंगे। उप का क्या अर्थ रहेगा, समीपता, सहायता और गौण, ये उप के अर्थ रहेंगे। उसके बाद देखते हैं 31 नंबर पर, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। अच्छा तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को कि वाच्य कर्मवाच्य, वाच्य कितने होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता रहती है कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता रहती है भाववाच्य। दूसरी बात, जिसमें क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है वो कृतवाच्य है। जिसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है वो कहलाता है कर्मवाच्य। जिसमें क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं बदलता वो भाववाच्य बच जाता है। वो क्या बच जाता है, भाववाच्य बच जाता है। जैसा कि मैंने जब समझाया था तो उसमें ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि उससे, ये क्या है, बंदा करता है, ये क्या है, करता है। खाना क्या है, कर्म है, खाना क्या है, कर्म है। और खाया गया, नहीं खाया गया क्या है, क्रिया है। ये पूरी की पूरी क्रिया है। अब क्रिया का रूप क्या बदलता है, नहीं खाया गया या खाया गया मान सकते हो आप क्रिया, ठीक है। तो क्या है, कर्ता, कर्ता की जगह मैंने कहा था कि आप राम लगा सकते हो कि राम से खाना नहीं खाया गया, राम से खाना नहीं खाया गया। अब बदल के देखो, सीता से खाना नहीं खाया गया। कहने का मतलब यह है कि यह कृतवाच्य नहीं है, यह क्या है, कृतवाच्य नहीं। अपने को क्या पूछना है, कर्मवाच्य, सॉरी अपने को कर्मवाच्य कृतवाच्य ढूंढना नहीं है, अपने को कर्मवाच्य ढूंढना है। और कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, तो अपने को देखना है कि कर्मवाच्य कौन सी है। अब कर्म में क्या होता है, कर्म बदलना होता है। खाना नहीं खाया गया, चाय नहीं पी गई, चाय नहीं पी गई। खाना की जगह हमने क्या कर लिया, स्त्रीलिंग कर लिया चाय, तो चाय नहीं पी गई। तो खाया की जगह क्या आएगा, पी, और गया की जगह क्या आ जाएगा, गई। तो क्या हुआ, क्रिया का जो लिंग वचन था वो बदल गया, क्रिया का जो वचन लिंग वचन था वो बदल गया, बदल गया। तो ये क्या है, कर्मवाच्य है। किसके अनुसार बदला, कर्म के अनुसार। अब देखो, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें छात्र क्या है, छात्र है कर्ता, पुस्तक क्या है, कर्म, और पढ़ी गई क्या है, क्रिया है, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो पुस्तक
अपने को क्या बदलना है, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है या नहीं। कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है तो वो कर्मवाच्य होगा। पुस्तक की जगह अपने ग्रंथ कर देते हैं। ग्रंथ, छात्र द्वारा ग्रंथ पढ़ी गई, नहीं, छात्र द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। तो कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदल रहा है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्या कर रहा था, खिलखिलाकर, ठीक है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अब बालक की जगह बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अब बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यहां कर्म है ही नहीं, ठीक है, खिलखिलाकर हंस रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था, यहां कर्म ही नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा, कर्तृवाच्य। तो उत्तर हमारा कौन सा रहेगा, उत्तर हमारा स रहेगा, कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि बालक की जगह बदल के देखो, बालक की जगह बालिका कर लो, बालक की जगह आप क्या करो, बालिका। बालिका करते ही बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी, रहा था की जगह रही थी आ गया, तो क्रिया का लिंग वचन बदल गया। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। जहां कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है वहां कौन सा वाक्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। तो कौन सा हुआ यहां, कर्तृवाच्य। उसके बाद दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। कौन है कर्ता, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। क्षमा याचना क्या है, कर्म है। क्षमा याचना को बदलेंगे तो क्रिया का लिंग वचन बदल जाएगा। कर्ता को बदलने से, दोषी व्यक्ति को बदलने से नहीं आएगा। दोषी व्यक्ति के द्वारा राम लगा लो, राम द्वारा क्षमा याचना की गई या सीता द्वारा क्षमा याचना की गई, मतलब कर्तृवाच्य ये नहीं है। क्षमा याचना की जगह हम कोई और शब्द ला देते हैं। क्षमा याचना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यहां कोई पुल्लिंग शब्द लगाते हैं कि दोषी व्यक्ति द्वारा खाना, तो क्या आ जाएगा, खाया गया। गई की जगह क्या आ जाएगा, गया आ जाएगा। गई की जगह क्या आ जाएगा, गया। तो क्रिया का लिंग वचन बदल रहा है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। जब कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है तो वह कर्मवाच्य होता है। वैसे भी द्वारा का प्रयोग और से का प्रयोग जहां होता है वहां क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। प्रश्न संख्या 32, विद्यार्थी अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करता है। उपयुक्त वाक्य किस कारक का है, उपयुक्त वाक्य किस कारक का है। क्या पूछना है, कारक पूछना है। कौन कौन से कारक है यहां पर, कर्ता कारक है, संबोधन कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है। कर्ता कारक है तो देखो, विद्यार्थी अध्यापक से क्या आया है, से कारक चिन्ह आया है, से कारक चिन्ह आया है। विद्यार्थी अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करता है, से कारक चिन्ह आया है। तो कर्ता का कारक चिन्ह तो क्या होता है, ने होता है। तो कोई समस्या नहीं, कर्ता तो है नहीं। संबोधन का क्या होता है, हे, अरे, ओ, ये होते हैं, तो संबोधन भी नहीं है। अब अपादान और करण इन दोनों में से रहता है, अपादान और करण इन दोनों में से रहता है। करण में क्या रहता है, से या द्वारा और या फिर माध्यम, माध्यम रहता है। करण कारक में क्या रहता है, से, द्वारा या फिर माध्यम रहता है कि किस माध्यम से काम किया जा रहा है, कि मैं पेन से लिखता हूं, ठीक है ना, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं। तो इन सब में क्या रहेगा कि करण कारक लेगा। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में क्या होता है कि अपादान कारक में जिसके द्वारा किया जा रहा है वो रहता है। तो अपादान कारक में क्या क्या होता है, अपादान कारक में जो से का प्रयोग है वो किस किस संबंध में किया जाता है वह आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां उत्तर क्या है, अपादान कारक है। कैसे, विद्यार्थी अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो पहला तो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में इस से का अपादान का प्रयोग किस में किया जाता है, अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना, उसे कार्य से मुक्त किया गया, या घर से बाहर निकाला गया, ठीक है ना, छत से नीचे गिराया गया। तो इस तरह से जब अलग होने के अर्थ में आता है तो वहां क्या आता है, अपादान कारक आता है। अलग होने के अर्थ में। दूसरा, तुलना के अर्थ में,
जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी, कितने व्यक्तियों के बीच में? दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाएगी तो वहां क्या होता है? वहां भी क्या होता है? अपादान कारक होता है कि राम से श्याम सुंदर है, अजय से विजय ताकतवर है, ठीक है ना। जब दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाएगी, भारत से पाकिस्तान कमजोर है, ठीक है ना, चीन से भारत कमजोर है, इस तरह से जब तुलना की जाएगी तो फिर क्या रहेगा कि तब तुलना के अर्थ में कौन सा रहेगा? अपादान कारक रहेगा। एक जब शिक्षा प्राप्त की जाती है, शिक्षा प्राप्त की जाती है तो वहां भी क्या रहता है? गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाती है, गुरु से शिक्षा प्राप्त, जहां गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाती है वहां भी, और जहां डरने का भाव हो, किसका? डरने का भाव हो, डरने का भाव हो, डरने का भाव हो, मतलब सिर्फ डरने के भाव में अपादान कारक नहीं होगा। डरने के भाव से तात्पर्य है कि जहां डरने के भाव में से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जैसे संजय सांप से डरता है, विजय अजय से डरता है, कुत्ता शेर से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जहां डरने का भाव हो वहां क्या होता है? डरने का भाव। फिर गत्यार्थक क्रिया में, गत्यार्थक जो क्रिया होती है उसमें भी किसका भाव रहता है? अपादान कारक का। गत्यार्थक क्रिया में भी अपादान कारक होता है। गत्यार्थक क्रिया कैसे? कि मैं जयपुर से आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं जयपुर से आ रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, मैं घर से आ रहा हूं, मैं मैदान से आ रहा हूं। जहां गत्यार्थक क्रिया होती है वहां भी क्या रहता है? कि अपादान कारक रहता है, जहां गत्यार्थक क्रिया होती है। इसके अलावा जहां दूरी के अर्थ में, दूरी के अर्थ में भी, दूरी के अर्थ में भी किसका रहता है? अपादान कारक रहता है। कैसे? कि मेरा घर यहां से दूर है, ठीक है ना, तुम्हारा घर यहां से दूर है, तुम्हारा शहर यहां से दूर है, उसका निवास यहां से दूर है। तो दूरी के अर्थ में भी ये रहता है। उसके अलावा 7 नंबर पर हम कहते हैं कि जहां से कार्य आरंभ किया जाए, जहां कार्य आरंभ किया जाए, तो वैसे लंबा हो गया है, जहां कार्य आरंभ किया जाए वहां भी, जैसे मैं कल से कार्य शुरू करूंगा, मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, बस इतने ही। एक और भी होता है, अब वो नहीं करेंगे, लंबा हो रहा है क्लास। ठीक, आगे चलते हैं। विजय वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? किसका? किस क्रिया विशेषण का? उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? वास्तव में जो है वो क्रिया विशेषण है निश्चय बोधक, निषेध बोधक, रीति बोधक और परिमाण बोधक। किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? रीति बोधक, परिमाण बोधक, निषेध बोधक और निश्चय बोधक। तो आपको बता देना चाहता हूं इसका उत्तर क्या है? निश्चय बोधक। क्या है? निश्चय बोधक उत्तर है। वैसे इसका रीति बोधक भी हो सकता है, लेकिन निश्चय बोधक जो है वो रीति बोधक का ही एक भेद है। निश्चय बोधक जो है वो रीति बोधक का ही एक भेद है। कौन सा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण के ही भेद है ये आगे। 34 असंगत छांटिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। 34 जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। आप अपना उत्तर दे दीजिए। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण, शरण में आया हुआ शरणागत, संध्या और रात्रि के बीच का समय, ठीक है। तो आप अपना उत्तर दे दीजिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, बिल्कुल सही है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण, शरण में आया हुआ शरणागत, संध्या और रात्रि के बीच का समय शाम नहीं होता, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली होता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35 क्या है? प्रश्न संख्या 35, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ शुद्ध शब्द है ए, बै, से या फिर दे। तो ए जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। बै जो है वो गलत है, मूल्य ऐसे लिखा जाता है, बड़ी मात्रा आएगी, मूल्य ऐसे लिखा जाता है। मुमूर्ष नहीं होता, मुमूर्ष होता है। मुमूर्ष नहीं होता, मुमूर्ष की जगह क्या होता है? मुमूर्ष की जगह क्या होता है? मुमूर्ष होता है। युमुत्सा नहीं होता, युमुत्सा की जगह क्या होता है? युयुत्सा होता है। युयुत्सा, युयुत्सा, ये जो शब्द है शुद्ध है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर।
इसमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? इसमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। क्या पूछा गया है? कर्तृवाच्य। क्या पूछा गया है? कर्तृवाच्य पूछा गया है। कर्तृवाच्य कौन सा होता है? जहां क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है वहां कर्तृवाच्य होता है। तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अब सिर्फ उत्तर ही बताऊंगा, विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो उत्तर है द। अब मोहन की जगह आप क्या करोगे? सिर्फ कर्तृवाच्य बताऊंगा। मोहन की जगह आप सीता कर लो कि सीता पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं, सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो रहा का क्या आ गया? रही। जैसे ही कर्ता को बदला, मोहन क्या था? कर्ता। कर्ता क्या था? मोहन क्या था? पुल्लिंग। पुल्लिंग से जैसे ही स्त्रीलिंग किया, स्त्रीलिंग करते ही क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। अर्थात कर्ता के अनुसार जहां क्रिया बदलती है वहां क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। प्रश्न संख्या 37, जहां पहुंचा न जास के अगम्य, बुरे आचरण वाला निर्दय, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, शासन करने वाला शासक। तो जहां पहुंचा ना जास के अगम्य बिल्कुल सही है। जहां पहुंचा ना जास के अगम्य बिल्कुल सही है। बुरे आचरण वाला निर्दय नहीं होता, बुरे आचरण वाला दुराचारी होता है। बुरे आचरण वाला क्या होता है? दुराचारी होता है। तो उत्तर हमारा यही है, असंगत जो है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य बिल्कुल सही है। शासन करने वाला शासक बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38 क्या है? प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं भोजन कर रहा था, आप अपना उत्तर दे दीजिए। मैं भोजन कर रहा था बिल्कुल सही है। मैं प्रत्येक बुधवार मंदिर जाता हूं बिल्कुल सही है। मैं नास्तिक हूं बिल्कुल सही है। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं बिल्कुल गलत है। मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? प्रश्न संख्या 39, लेखक गण पहुंच चुके हैं, वाक्य में रेखांकित गत शब्द है। लेखक गण पहुंच चुके हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन, एवं मैं दोनों। उत्तर बताऊंगा सीधा बहुवचन, क्योंकि जहां भी गण का प्रयोग किया जाता है, जहां भी वृंद का प्रयोग किया जाता है, जहां भी जन का प्रयोग किया जाता है वहां बहुवचन होता है। जहां भी किसी संज्ञा के साथ किसका? जन का, गण का, वृंद का, जन का, गण का, वृंद का प्रयोग किया जाता है वहां क्या होता है? बहुवचन रहता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 40, कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो उत्तर रहेगा बै। क्यों रहेगा? क्योंकि क्या होता है? आ का या करके क्या किया जाता है? आ का इया द्वारा, आ को इया में बदलकर क्या किया जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे चूहा से चूहिया, डिब्बा से डिबिया, लोटा से लुटिया और चिड़ा से चिड़िया, बेटा से बिटिया। इस प्रकार आप वचन बदल सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं। असंगत समानार्थी शब्द है। असंगत समानार्थी शब्द है। भाव मन में उठने वाले, बिल्कुल सही है। भाव मन में उठने वाले, विचार मस्तिष्क में उठने वाले, बिल्कुल सही है। आदि एक दो उदाहरणों के बाद आदि लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इत्यादि एक उदाहरण के बाद, बिल्कुल गलत है। क्या पूछ रहे थे? असंगत, तो यही असंगत है। इत्यादि क्या होता है? बहुत से उदाहरणों के बाद इत्यादि लिखा जाता है। इत्यादि कहाँ आता है? कई उदाहरणों के बाद या बहुत उदाहरणों के बाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के बाद नहीं किया जाता, एक या दो उदाहरणों के बाद
वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके को संक्षेप में कहा जाएगा रंगरूट। ये तो हो ही नहीं सकता। सव्यसाची नहीं, सदवा नहीं, वंध्या बिल्कुल सही है। क्या कहा जाएगा? वंध्या, जो स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रमुख भेद नहीं है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रमुख भेद नहीं है। संकेतार्थक, प्रश्नार्थक, उत्तरार्थक और विधानार्थक। तो अर्थ की दृष्टि से जब हम वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं वो हम बता देते हैं आपको कि कितने भेद माने जाते हैं। 8 भेद वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं। पहला आता है विधानार्थक, पहला आता है विधानार्थक। दूसरा आता है निषेधात्मक, दूसरा निषेधात्मक, दूसरा आएगा निषेधात्मक। तीसरा रहेगा आज्ञार्थक, तीसरा क्या रहेगा? आज्ञार्थक। 4 नंबर पर रहेगा प्रश्नार्थक, 4 नंबर पर प्रश्नार्थक। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाता है इच्छार्थक, 5 नंबर पर इच्छार्थक। 6 नंबर पर संदेहार्थक। 7 नंबर पर हमारे पास आ जाता है संकेतार्थक। और 8 नंबर पर हमारे पास आ जाता है विस्मय बोधक। ये 8 भेद रहते हैं। वाक्य के कितने रहते हैं? ये 8 भेद वाक्य के रहते हैं। कौन कौन से? विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयबोधक। तो संकेतार्थक यह रहा संकेतार्थक, प्रश्नार्थक ये रहा प्रश्नार्थक, विधानार्थक ये रहा विधानार्थक और उत्तरार्थक कहीं नहीं है। तो उत्तर इसका रहेगा उत्तरार्थक। उत्तरार्थक इस प्रकार का वाक्य का कोई भेद नहीं होता है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। क्या है प्रश्न संख्या 44? मैं घर आ जाऊंगा परंतु खाना नहीं खाऊंगा। मैं घर आ जाऊंगा परंतु खाना नहीं खाऊंगा उपयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य है। वाक्य की जब हम बात करते हैं तो वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही वाक्य रहता है, ठीक है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जो 2 वाक्यों उससे नहीं मिल, दो जिसमें 2 वाक्य या उपवाक्य नहीं मिले होते। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 समान वाक्य मिले होते हैं, दोनों के दोनों वाक्य ही प्रधान वाक्य रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके अलावा ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य, एक या एक से अधिक, एक प्रधान वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। अब बात आती है कि मैं घर आ जाऊंगा परंतु खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ 2 वाक्य आप देखेंगे कि 2 वाक्य जुड़े हुए, समान वाक्य। मैं घर आ जाऊंगा, ये वाक्य पूर्ण हो जाता है, मैं घर आ जाऊंगा। दूसरा वाक्य है खाना नहीं खाऊंगा। दोनों वाक्य पूर्ण हो गए, लेकिन ये किससे जुड़े हुए? परंतु से। अर्थात जहां दोनों वाक्य पूर्ण हो, प्रधान वाक्य हो और किसी योजक चिन्ह से जुड़े हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और वैसे रही बात परंतु की, तो जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें कौन से होते हैं? लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु। लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु। लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, अतः, तथा, अथवा, या और एवं क्या रहते हैं? संयुक्त वाक्य के जो चिन्ह रहते हैं या किन से जुड़ा रहता है, बहुत ही आसानी से बता देना चाहता हूं मैं आपको। लेकिन, बल्कि, लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, अतः, तथा, अतः, तथा, अथवा, या और एवं। जहां ये सभी वाक्य रहते हैं
जहां ये सभी शब्द रहते हैं, इन शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़ता है तो वहां कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य है। तो यहां क्या है, परंतु, परंतु अपने पास है तो उत्तर रहेगा संयुक्त वाक्य। यहां उत्तर क्या रहेगा, संयुक्त वाक्य। संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से जुड़ा होता है, किस से। संज्ञा उपवाक्य किससे जुड़ा होता है, की से जुड़ा रहता है। असंगत छांटिए, जो काम जानता हो अल्पज्ञ। प्रश्न संख्या 45, जो काम जानता हो, कम जानता हो, सॉरी, अल्पज्ञ। बिल्कुल सही है, आप अपना उत्तर दे दीजिए पहले ही। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, छांटना क्या है, असंगत। तो जो कम जानता हो अल्पज्ञ, ये सही है, संगत है। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, अनर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं। तो असंगत, उत्तर हमारा ब है। उत्तर हमारा क्या है, ब है। जो भला बुरा न समझता हो अविवेकी, ये भी सही है, संगत है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, ये भी संगत है। असंगत की बात करते हैं तो उत्तर हमारा ब आ जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। क्या है प्रश्न संख्या 46, बहुत, अति, कुछ, थोड़ा, बराबर, कम, अधिक, उतना, जितना, खूब आदि किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आदि सभी किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिबोधक, परिमाणबोधक, स्थानबोधक या कालबोधक। कालबोधक में क्या आता है, हमेशा समय का प्रयोग होता है, इसलिए कालबोधक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ठीक है। स्थानबोधक, बहुत, अति, कुछ, थोड़ा। स्थानबोधक कौन से होते हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे स्थानबोधक होते हैं, तो ये भी स्थानबोधक भी नहीं होगा। उसके बाद आता है रीतिबोधक। रीति में होता है धीरे धीरे से, ठीक है ना, इस तरह से मतलब रीति बताई जाती है, तो रीतिबोधक भी नहीं है। परिमाणबोधक, उत्तर रहेगा हमारा परिमाणबोधक, जिसमें परिमाण किया जाता है। परिमाणबोधक में क्या रहता है, परिमाण किया जाता है कि क्रिया कितनी होगी, बहुत होगी, अधिक होगी, कम होगी, न्यून होगी, इस तरह से। और कृति के जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का जो एक भेद है वो है परिमाणबोधक। परिमाणबोधक में क्या है, उसके आगे उपभेद भी रहते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, न्यूनता बोधक रहता है, अधिकता बोधक रहता है। तो ये सभी जो उदाहरण है, ये न्यूनता बोधक और अधिकता बोधक के उदाहरण है। क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण के भी कितने भेद रहते हैं, प्रमुख रूप से 4 भेद रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानबोधक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणबोधक क्रिया विशेषण, और 4 नंबर पर आता है रीतिबोधक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद रहते हैं क्रिया विशेषण के, जिनमें से ये जो भेद है ये परिमाणबोधक भेद है। परिमाणबोधक के भी आगे भेद रहते हैं, परिमाणबोधक के भी आगे भेद रहते हैं। न्यूनता सूचक हो गया, अधिकता सूचक हो गया, पर्याप्त सूचक हो गया, तुलना सूचक हो गया और श्रेणी सूचक हो गया। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ए, बै, छै या द, आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। मैं तो उत्तर बता ही दूंगा, उत्तर जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम इतना है नहीं, प्रश्न ज़्यादा है, 60 प्रश्न है, और जो हमारी परीक्षा है उसमें भी 60 ही प्रश्न आने वाले हैं। स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, बिल्कुल सही है। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, बिल्कुल गलत है। मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल गलत है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। मुझे किताब पढ़ना है, बिल्कुल गलत है। क्या होता है कि मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़नी है। फिर आता है प्रश्न संख्या 48, भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण है। भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक ऐसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। काल के आधार पर अगर क्रिया की बात करते हैं तो 3 भेद किए गए हैं। काल के आधार पर अगर हम क्रिया का भेद करते हैं तो 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन सी, भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। भूतकालीन क्रिया, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। भविष्यकालीन क्रिया कौन सी होती है, ऐसी क्रिया जो भविष्य में घटने वाली है, जो अभी नहीं हुई है, ना आज से पहले हुई है। तुम मेहनत करोगे तो जीत जाओगे, मतलब भविष्य में, बिल्कुल सही है। आप अपना उत्तर दे सकते हैं, यह भविष्यकालीन क्रिया है। मैं कल कसरत शुरू करूंगा, मैं कसरत शुरू करूंगा मतलब अभी किया नहीं है, भविष्य में करूंगा, बिल्कुल सही है। वह जरूर आएगा, आया नहीं है मतलब आएगा, भविष्य में आएगा, यह भी है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तर क्या है, उपयुक्त सभी है। एक दिन के अवकाश बाबत प्रार्थना पत्र रेखांकित पद में अवयव है। एक दिन के अवकाश बाबत प्रार्थना पत्र रेखांकित क्या है, बाबत। तो बाबत में क्या है, तो बाबत में क्या है, बाबत में है कालवाचक अवयव है, विषयवाचक है, संग्रहवाचक है या दिशावाचक है। तो उत्तर है विषयवाचक। क्या है, विषयवाचक।
प्रश्न संख्या 50, ठीक, अच्छा, जी आदि शब्द है। ठीक, अच्छा, जी आदि शब्द है। क्रिया विशेषण स्वीकार सूचक विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक। अब देखो क्रिया विशेषण, अब इसके अंदर पहले तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आ ही गया है। क्या आया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, ये देखिए। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ आए वहाँ तो वैसे भी विस्मयादि बोधक रहते हैं, तो क्रिया विशेषण को काट दीजिए। अब क्रिया विशेषण को यहाँ से हटा दीजिए, क्रिया विशेषण नहीं है, समुच्चय बोधक भी नहीं है। अब पीछे बचते हैं ये दो, पीछे ये दो बचते हैं, स्वीकार सूचक विस्मयादि बोधक और हर्ष बोधक। तो इसके अंदर क्या है? ठीक, अच्छा, जी। ठीक, अच्छा, जी मतलब स्वीकार सूचक है, हर्ष सूचक नहीं है, तो स्वीकार सूचक बै, उत्तर रहेगा बै। हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक भी नहीं है। सत्यवीर परीक्षा के कारण खेलने नहीं आया, रेखांकित पद में अवयव है। सत्यवीर जो है वो परीक्षा के कारण खेलने नहीं आया, के कारण खेलने नहीं आया, रेखांकित पद में अवयव है। कालवाचक संबंध बोधक, मतलब ये है तो संबंध बोधक, लेकिन संबंध बोधक का ही कौन सा भेद है, कौन सा अवयव है? यह संबंध बोधक अवयव है। संबंध बोधक अवयव की बात करते हैं तो इसे अनेक भागों में बांटा गया है। कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, समतावाचक संबंध बोधक, दिशावाचक संबंध बोधक, कारणवाचक संबंध बोधक, विरोधवाचक संबंध बोधक और संग्रहवाचक संबंध बोधक। तो कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, हेतुवाचक संबंध बोधक और दिशावाचक संबंध बोधक, ये सभी भी किसके हैं? संबंध बोधक के भेद हैं। लेकिन के कारण जो है वो किसके अंतर्गत आता है? के कारण। के कारण में क्या कहीं आपको समय दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो कालवाचक संबंध बोधक नहीं हो सकता। स्थानवाचक भी नहीं, कोई स्थान की हो रहा है, नहीं, स्थानवाचक नहीं है। हेतु हो सकता है, कारण हो सकता है, दिशा है, नहीं है, तो कौन सा रहेगा? हेतुवाचक संबंध बोधक। वैसे ही दिख रहा है के कारण, हेतु कारण एक ही बात रहती है, तो हेतुवाचक संबंध बोधक रहेगा। सौंधा नमक, सौंधा नमक चाहिए, रेखांकित पद में विशेषण है। सौंधा नमक चाहिए, रेखांकित पद में विशेषण है। बताइए, सौंधा नमक चाहिए। सौंधा में क्या है? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चयवाचक या कोई नहीं, तो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है विशेषण? है गुणवाचक विशेषण। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जो समझाने वाली चीज़ है वहीं समझाएंगे, बिल्कुल साधारण सी चीज़ है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 4 या 5, 1, 2, 4 या 5, तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पर आती है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि, तीसरे नंबर पर आती है वृद्धि संधि, चौथे नंबर पर आती है यण संधि और 5वें नंबर पर आती है अयादि संधि। 5वें नंबर पर आती है अयादि संधि। जहां आ की, ई की और ऊ की मात्रा दिखाई दे वहां दीर्घ संधि होती है। जहां ए की और औ की मात्रा, ओ की मात्रा दिखाई दे वहां गुण संधि होती है। जहां आई की और औ की मात्रा दिखाई दे वहां वृद्धि संधि होती है। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की है। दीर्घ जहां आ, ई और ऊ की मात्रा दिखाई दे, जहां किसी शब्द में जैसे विद्यालय, आल्य आ रहा है विद्यालय, ठीक है ना, इस तरह से। गुण संधि जहां ए की या ओ की मात्रा दिखाई दे। वृद्धि संधि जहां आई और औ की मात्रा दिखाई दे। यण संधि जहां य और व दिखाई दे और य और व से पहले कोई आधा अक्षर दिखाई दे। य और व जिसमें दिखाई दे और य और व से पहले कोई आधा अक्षर दिखाई दे वहां लगभग यण संधि होती है। अयादि में क्या होता है? जहां अय का या आय का, अव का या फिर आव का स्वर हो, स्वर सुनाई दे, ठीक है ना। अय का, आय का, अव का, आव का, जैसे भावुक है, नायक है, नाविक है, इन सब का स्वर, आव का स्वर जहां दिखाई दे। और आव से तात्पर्य अय से आय या आई, ये सभी माने जा सकते हैं। तो इन सब का स्वर जहां दिखाई देगा वहां कौन सा होगा? अयादि संधि होगी। अब संधि का कोई अंत तो है नहीं, जितना कोई जिस तरीके से आसान रहता है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। वह आया परंतु बोला नहीं, वह आया परंतु बोला नहीं। अब देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है? वह आया परंतु बोला नहीं। यहाँ भी क्या आया है? परंतु आया है, ठीक है। आप बता सकते हैं कौन सा है? मिश्र वाक्य है, विशेषण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विशेषण वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो कौन सा है यहाँ? संयुक्त वाक्य है। क्यों है संयुक्त वाक्य है? क्योंकि परंतु से जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, वह आया पूर्ण वाक्य है, बोला नहीं पूर्ण वाक्य है। जहाँ दो प्रमुख वाक्य या प्रधान वाक्य जुड़े हों वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य के चिन्ह कौन से है? लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु। लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु। लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु,
अतः, तथा, अथवा, या और एवं, ये जहां शब्द आते हैं वहां कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। फिर आता है चूंकि उसने प्रयास नहीं किया इसलिए सफल नहीं हुआ, उपयुक्त वाक्य है। चूंकि उसने प्रयास नहीं किया इसलिए सफल नहीं हुआ, सरल वाक्य है। अब देखो इसमें क्या है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है या फिर संज्ञा उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। जैसा कि मैं पहले, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से जुड़ा रहता है, इसलिए की से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इसलिए चूंकि और इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं उसने प्रयास नहीं किया, सफल नहीं हुआ, ठीक है ना, सफल नहीं हुआ। तो सफल नहीं हुआ ये किस पर निर्भर कर रहा है? पहले वाले वाक्य पर निर्भर कर रहा है कि वो सफल नहीं हुआ। किस लिए सफल नहीं हुआ? इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रयास नहीं किया। तो यहाँ एक प्रधान वाक्य जो है वो उपवाक्य से जुड़ा हुआ है, उस पर आधारित उपवाक्य से जुड़ा हुआ है। सफल नहीं हुआ ये प्रधान वाक्य है और आधारित इस पर है, ठीक है ना। तो इस आधार पर यह क्या हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। फिर आता है 56, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें यण संधि नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें यण संधि नहीं है? ए, बैस है, अत्युष्म, नद्यागम, स्वच्छ और यथेष्ट, इनमें से किसमें यण संधि नहीं है? तो यण संधि पहचानने की मैं आपको ट्रिक पहले बता चुका हूं। ये देखिए, यह और यह से पहले तय आधा आया है, यह आया है, यह से पहले तय आधा आया है, ये यण संधि है। नद्यागम, नद्यागम कैसे होता है? न, द आधा और या और गम, इस तरह से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यह से पहले क्या आया है? द आया है, यह से पहले द आधा आया है, इसलिए यहां भी क्या है? यण संधि है। स्वच्छ, स्वच्छ में क्या है? वह से पहले आधा वर्ण आया है, यह और वह से जहां भी पहले आधा वर्ण आए वहां क्या होती है? यण संधि होती है। तो इसमें भी यण संधि है। लेकिन ये क्या है? यथेष्ट। और इसमें कौन सी मात्रा दिख रही है? एक की मात्रा। जिसमें एक की और ओ की मात्रा दिखाई दे वहां कौन सी होती है? गुण संधि होती है। वहां कौन सी होती है? गुण संधि होती है। यथा, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट यथेष्ट, यथा धन इष्ट यथेष्ट। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। मॉडल पेपर काफी लंबा हो जाता है, थकावट भरा है। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पद, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि नहीं है या नहीं है, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखना। कैसे रखोगे? अनुबंध, अनुबंध में क्या है? निर्धन में क्या है? सार्थक में क्या है? अनंत में क्या है? कहने से तात्पर्य, नहीं से तात्पर्य यह है कि एक में नहीं है बाकी सभी में है। अनुबंध, अनुबंध में अव्ययभाव समास है क्योंकि प्रथम पद क्या है? प्रधान भी है और प्रथम पद क्या है? उपसर्ग भी है। जिसमें उपसर्ग रहता है वो प्रथम पद क्या रहता है? अवयव रहता है, या प्रथम पद अवयव रहता है वो भी अवयव होता है। निर्धन, इसमें निर है, उपसर्ग है प्रथम पद, तो ये भी अव्ययभाव समास है। सार्थक, इसमें सा क्या है? उपसर्ग है, तो यह भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। अनंत, अनंत में नहीं है। अनंत क्या है? अनंत अपने आप में क्या है? नन तत्पुरुष समास है। ये किस में आता है? नन तत्पुरुष समास में आता है। वैसे कुछ जगह इसे बहुव्रीहि समास में भी माना जाता है, इसे बहुव्रीहि समास में भी माना जाता है अनंत को। फिर आता है प्रश्न संख्या 58, उसने बहुत प्रयास किया किंतु मुझे हरा नहीं पाया। उसने बहुत प्रयास किया किंतु मुझे हरा नहीं पाया। तो इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो क्या है? यहाँ हम किंतु को देखते हैं, किंतु को देखते हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है? यहाँ संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 59, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्ठक चिन्ह का, या अवतरण सूचक चिन्ह का? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का। निर्देशक चिन्ह का ये चिन्ह रहता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण सूचक जो होते हैं वो दो होते हैं, या तो दो वाला होता है या फिर एक वाला भी रहता है। अर्ध विराम जो रहता है, अर्ध विराम इस तरह से अर्ध विराम रहता है। कोष्टक तो आपको पता है ये भी होता है, ये भी रहता है, और 3-4 प्रकार के कोष्टक भी रहते हैं। एक अर्ध विराम का चिन्ह ये रहता है, ये रहता है अर्ध विराम का, ठीक है। और जो
ठीक है, यही अर्धविराम का चिन्ह रहता है। उसके बाद आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर है असंगत क्रम छांटिए। असंगत क्रम छांटिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है, इनमें से कौन कौन से हैं? ये कृत प्रत्यय अक, औ, आक, आड़ी, ई, अक्कड़। क्रमवाचक छांटना क्या है, याद रखना, असंगत। कृत प्रत्यय अक, औ, आक, आड़ी, ई, अक्कड़। क्रमवाचक कृत प्रत्यय औना, ना, नी। कर्णवाचक कृत प्रत्यय अन, आ, ई, ऊ, नी। भाववाचक कृत प्रत्यय या, कर, आता। अब उत्तर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपना उत्तर नोट कर लीजिए। क्या है कि कृत प्रत्यय बिल्कुल सही है, ये सभी जो है ये कृत प्रत्यय है। चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, कम से कम इतने तो याद हो जाएंगे। कर्मवाचक कृत प्रत्यय बिल्कुल ये कृत प्रत्यय है, ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय ओना, ना, नी। ठीक है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय अन, आ, ई, ऊ, नी, ये भी कर्णवाचक है। ये जो है ये भाववाचक कृत प्रत्यय नहीं है, ये भाववाचक कृत प्रत्यय नहीं है। ये कौन से प्रत्यय है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, तो ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। तो ये थे हमारे 60 प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए, कहीं न कहीं नंबर कम आ रहे हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई फाइनल पेपर है नहीं। ठीक है ना, हो सकता है मैंने कोई ऐसे प्रश्न ले लिए हो जिनके ऊपर आपने थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया हो, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस लगे रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।